हिंदी 701 बेवकूफ, मेरा खजाना नीचे रख दो। वांग टेंग और जुओ टिनलिहुआ गलियारे में छिपकर इंतजार करने लगे। एक कोने में बैठे हुए वे चुपचाप बाहर हो रहे बदलावों को देख रहे थे। वे चूहे की तरह धूर्त दिख रहे थे। यहां तक कि जुओ टिनलिहुआ जैसी सुंदरी भी वांग टेंग द्वारा गुमराह की गई थी। किसी तरह उसने एक विकृत भावना प्रकट की, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा काला था। उसे समझ नहीं आया कि वांग टेंग क्या करना चाहता था। वे कुछ समय से बिना कुछ किए इंतजार कर रहे थे, फिर भी वह जाना नहीं चाहता था। वह शायद उनके खजाने चाहता था और उसे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। वह कितना लालची था। जुओ टिनलिहुआ अवाक रह गई। उसने अपने जीवन में ऐसा लालची व्यक्ति कभी नहीं देखा था। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। वे करीब आ गए। कोई उनकी तरफ बढ़ रहा था। जुओ टिनलिहुआ का दिल लगभग उसके गले तक उछल गया। मौका यही है। दूसरी ओर वांग टेंग बहुत खुश था। वह तुरंत खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद दो आदमी अंदर आए। एक युवक था जबकि दूसरा 50 साल का लग रहा था। युवक दिखने में साधारण था, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। वह घमंडी लग रहा था। ये झेनली कबीले का संरक्षक है। उसका नाम फैंग क्वान है। ये युवक उसका बेटा फैंग हुआ है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसका दर्जा हॉन पिंग और मुरोग शान से ऊपर है। झेनली कबीले को उससे बहुत उम्मीदें हैं। जुओ टिनलिहुआ ने नए लोगों का परिचय देने के लिए जल्दी से वॉयस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। मुझे परवाह नहीं कि वे कौन हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या वे खजाने में प्रवेश करेंगे, वांग टेंग ने जवाब दिया। जुओ टिनलिहुआ, ठीक है। वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। हालांकि आखिरकार उसे वांग टेंग की योजना समझ में आ गई। वह कमरे में घुसते ही चुपके से घुस जाना चाहता था। यह एक बेवकूफी भरा तरीका था, लेकिन ये कारगर था। जैसा कि उम्मीद थी, फैंग क्वान ने एक टोकन निकाला और खजाने के कमरे का दरवाजा खोला। वह फैंग हुआ को अंदर ले आया। दरवाजा खुलते ही वांग टेंग और जुओ टिनलिहुआ तेजी से अंदर घुस गए। किसी को कुछ पता नहीं चला। फैंग क्वान के कमरे में प्रवेश करते ही रोशनी जल उठी। वांग टेंग के सामने कई खजाने दिखाई दिए। कमरे के कोने में ऊर्जा पत्थरों का एक बड़ा ढेर था। यह एक पहाड़ी जितना ऊंचा था। शेल्फ में अलग अलग तरह के दुर्लभ अयस्क भरे हुए थे। उनमें से कुछ जमीन पर ढेर हो गए थे क्योंकि उनमें से बहुत सारे थे। अगर आप आगे देखते हैं तो दीवारों पर रून हथियार लटके हुए थे। वे सभी असाधारण लग रहे थे। वांग टेंग चकित हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसके हाथ बेचैन हो गए। जुओ टिनलिहुआ को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने उसे जल्दी से खींच लिया। देखो तुम कहाँ हो। अगर तुम अभी हिलोगे तो तुम्हें खोज लिया जाएगा। खांसी। वांग टेंग ने अपना संयम वापस पाया और अजीब तरह से खांसा। उसने आवाज में जवाब दिया, ज्यादा मत सोचो। मैं बस उन्हें छूना चाहता था। मैंने उन्हें हिलाने की योजना नहीं बनाई थी। वह एक मूल्यवान प्रभु स्तर पृथ्वी तत्व स्टार हड्डी को घूर रहा था। इसकी कीमत कम से कम 1 अरब थी। जुओ टिनलिहुआ ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा। ईमानदारी से, क्या आप खुद भी इस बात पर यकीन करते हैं? इस समय फैंग क्वान ने उनकी दिशा में देखा। जुओ टिनलिहुआ ने तुरंत वांग टेंग को खींच लिया। वांग टेंग ने देखा कि फैंग क्वान पृथ्वी तत्व स्टार बोन को उठा रहा है और उसके बगल में फैंग हुआ से कह रहा है। इस स्टार बोन में 2 विशेष क्षमताएं हैं, कठोरता और अत्यधिक शक्ति। यह आपके हथियार के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। फैंग हुआ ने खुशी खुशी स्टार बोन को अपने हाथ में ले लिया। जितना ज्यादा वह इसे देखता, उतना ही उसे यह पसंद आता। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इस स्टार बोन का इस्तेमाल करूंगा। इसे पंजीकरण के लिए लाओ। मैं इस कमरे में सब कुछ नहीं ले जा सकता। अपने अधिकार के साथ मैं केवल ये स्टार बोन ले सकता हूं। मुझे कई योगदान अंक भी खर्च करने होंगे। मुझे निराश मत करो। फैंग क्वान ने स्टार बोन को एक मशीन में लाया और अपने विवरण दर्ज किए। फिर उसने स्टार बोन को स्कैनिंग जोन में रखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, फैंग हुआ ने गारंटी दी। बेवकूफ, मेरा खजाना नीचे रख दो। वांग टेंग की आंखें लाल हो गईं जब उसने उन्हें स्टार की हड्डी लेते देखा। अरे, उनकी हिम्मत कैसे हुई उस खजाने को छीनने की जो वह चाहता था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें विशेष विशेषाधिकार प्राप्त थे। यह एक अत्यंत दुर्लभ भगवान स्तर की स्टार हड्डी थी। इसे इस आदमी को देना कितना बेकार है। वांग टेंग का दिल रो रहा था। उसके लिए ये सारी खजाने उसकी थीं। वह किसी को भी उन्हें छीनने की इजाजत नहीं देगा। वह चाहता था कि वह इन दोनों लोगों को अपनी ईंट से पीट पीट कर मार डाले।
लेकिन फिलहाल वह ऐसा नहीं कर सकते। फैंग क्वान और फैंग हुआ ने कुछ अयस्क लिए और जाने के लिए तैयार हो गए। वांग टेंग और ज़ुओ टिनलिहुआ पहले ही खजाने के कमरे से निकल चुके थे ताकि वे अंदर बंद न हो जाएं। धीरे धीरे दरवाजा बंद हो गया। खजाने के कमरे में शांति लौट आए। चलो हम दूसरी जगहों पर भी जाकर देखते हैं। वांग टेंग ने अब और रुकने की योजना नहीं बनाई थी। वह इस जगह को अस्थायी रूप से छू नहीं सकता था। उसे अंदर की चीजें चुराने से पहले बाहर अपने साथियों के तैयार होने का इंतजार करना था। ये सही समय नहीं था। ज़ुओ टिनलिहुआ वांग टेंग की अनिच्छा और हताशा को महसूस कर सकती थी। वह हंसना चाहती थी लेकिन हंस नहीं पा रही थी। फिर भी उसे अपनी हंसी को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वांग टेंग ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई। हम कहाँ जा रहे हैं? ज़ुओ टिनलिहुआ ने विषय बदल दिया। एलियन अंतरिक्ष यान की तलाश के लिए। ज़ुओ टिनलिहुआ हैरान था। क्या हम वाकई ऐसा करने जा रहे हैं? झेनली कबीले का पोप वहां होगा। वह बहुत शक्तिशाली है। आपके छिपने के कौशल दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन वे उसके सामने काम नहीं कर सकते। चिंता मत करो, अगर हम खोजे भी गए तो भी वह मुझे नहीं पकड़ पाएगा, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? ज़ुओ टिनलिहुआ उत्सुक था। वांग टेंग मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। हॉन पेंग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वे पहाड़ में एक निश्चित स्थान की ओर बढ़े। कहा जाता है कि एलियन स्पेसक्राफ्ट जमीन के नीचे छिपा हुआ था, इसलिए यह इस स्तर पर नहीं था। वे गार्डों से बचकर एक अंधेरे रास्ते में घुस गए। NOWELLBEJAN.CO। यहाँ कोई रोशनी नहीं थी। ये भयानक और अंधेरा था, लेकिन यह वातावरण वांग टेंग के छिपने के कौशल के लिए ज्यादा फायदेमंद था। वे अंत तक चले गए और सीढ़ियों की एक पंक्ति को नीचे जाते देखा। वांग टेंग और ज़ुओ टिनलिहुआ ने एक दूसरे को देखा। चलो चलें। वांग टेंग बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे चला गया। ज़ुओ टिनलिहुआ केवल उसका पीछा कर सकता था। वह भाग्य के आगे झुक गई थी। जब वह वांग टेंग के साथ थी तो स्थिरता की कोई संभावना नहीं थी। चाहे जगह कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, वह उसमें घुस जाता। वह तो झेनली कबीले के सबसे बड़े रहस्य को भी जानना चाहता था। क्या वह खुद को मारने की कोशिश कर रहा था? वह वांग टेंग की पृष्ठभूमि नहीं जानती थी, इसलिए उसे लगा कि वह झेनली कबीले के पोप को नहीं हरा सकता। ये यात्रा गंभीर संभावनाओं से भरी हुई थी। वे सीढ़ियों से कुछ 100 मीटर नीचे उतरे। नीचे की जगह जमीन से काफी दूर थी। यही वजह थी कि यह कई जांचों से बच सकता था और आसानी से नहीं मिल सकता था। उन्हें पता ही नहीं था कि वे कितनी देर तक चले थे। आखिरकार उनके सामने रोशनी की एक किरण दिखाई दी। हम यहाँ हैं। वांग टेंग गंभीर और सतर्क हो गया। झेनली कबीले का पोप एक रहस्यमय व्यक्ति था। कहा जाता है कि वह बहुत शक्तिशाली था और सामान्य स्तर पर शिखर पर पहुंच गया था। वह दुनिया में एक दुर्जय और प्रसिद्ध व्यक्ति था। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ कि वह किस तरह का व्यक्ति था। वांग टेंग और ज़ुओ टिनलिहुआ अंततः पत्थर की सीढ़ी के अंत तक पहुंच गए। दूर से एक प्रकाश की किरण चमकी। वे दोनों सावधानी से बाहर की ओर चले गए। अप्रत्याशित रूप से जो दिखाई दिया वह कोई भूमिगत स्थान नहीं था। यह सफेद रोशनी से बनी एक चमकती हुई गोलाकार स्क्रीन थी। यह एक दर्पण की तरह लग रहा था। वांग टेंग और ज़ुओ टिनलिहुआ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से किसी ने भी इस दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। वे आश्चर्यचकित थे। हमें क्या करना चाहिए? ज़ुओ टिनलिहुआ ने अनायास ही पूछा। चिंता मत करो। वांग टेंग ने आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण छोड़ी और उसे आगे की ओर धकेला, धीरे धीरे गोलाकार स्क्रीन को छूते हुए। जैसे ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, वह तुरंत वहां से चले जाने के लिए तैयार हो गया। सुरक्षित रहने के लिए उसने अपने मन से आध्यात्मिक शक्ति भी काट दी। उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति खोने की कोई परवाह नहीं थी। उसके पास भरपूर आध्यात्मिक शक्ति थी। वह डरपोक नहीं था। यह एक रणनीतिक वापसी थी। आध्यात्मिक शक्ति एक तंबू की तरह गोलाकार स्क्रीन में फैल गई। ज़ुओ टिनलिहुआ भी घबरा गई। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसे चिंता थी कि झेनली कबीले का पोप स्क्रीन से बाहर कूद जाएगा। कुछ नहीं हुआ। सब कुछ शांत था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से वांग टेंग ने अंदर की स्थिति को भांप लिया। वहां जीवित प्राणियों और मनुष्यों का कोई निशान नहीं था। क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं? वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने स्क्रीन में प्रवेश करने का फैसला किया। चलो चलें, ये खतरनाक नहीं होना चाहिए, वांग टेंग ने कहा।
क्या ऐसा करना चाहिए? ज़ुओटियन लिहुआ का चेहरा काला पड़ गया। कृपया ऐसे गैर-जिम्मेदार शब्द न कहें। वांग टेंग ने उसे अनदेखा कर दिया। वह पहले ही प्रकाश की स्क्रीन में कदम रख चुका था। ज़ुओटियन लिहुआ ने अपने दांत पीस लिए। उसने अपने पीछे खाली गलियारे पर नजर डाली और वांग टेंग के पीछे पीछे अंदर चली गई। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह एक गोल गलियारे में प्रवेश कर गई। वांग टेंग उसके सामने ही था। पकड़ो! वांग टेंग की आवाज उसके कानों में पड़ी। वे दोनों गोल गलियारे से अपना रास्ता तलाशते हुए आगे बढ़े। वे कुछ मीटर चले और एक चांदी के हॉल में पहुंचे। हॉल साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह लग रहा था। ये चांदी और सफेद रंग का था और इसकी छत अर्धवृत्ताकार थी। ये किसी अज्ञात धातु से बना था और इसमें कोई भी दरार नहीं थी। ऊपर से रोशनी की एक किरण चमकी। पूरा हॉल स्वप्निल लग रहा था। हम कहाँ हैं? क्या वह एलियन अंतरिक्ष यान के बारे में झूठ बोल रहा था? ज़ुओटियन लिहुआ ने अनिश्चितता के साथ अपने आसपास का नजारा देखा। अगर मैं सही हूं तो हम अंतरिक्ष यान के अंदर हैं, वांग टेंग ने सोचा और जवाब दिया। हाँ, ज़ुओटियन लिहुआ चौंक गया। क्या झेनली कबीले के पोप यहाँ नहीं है? क्या हमारे लिए इस तरह टहलना ठीक रहेगा? नोव एल बी JNN। वांग टेंग के चेहरे पर उदासी थी। उसने उसे जवाब देने से पहले सोचा, सफलता आसानी से नहीं मिलती। यह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है। जोखिम उठाना जरूरी है। ज़ुओटियन लिहुआ की अभिव्यक्ति बदल गई। वह जानती थी कि वांग टेंग इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हॉल में सन्नाटा था। वांग टेंग ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। दूसरी जगहों पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसने एसेंस की आंखों को सक्रिय किया और एक बार फिर से आसपास के वातावरण को स्कैन किया। बहुत जल्द उसने दो चांदी के दरवाजों के पीछे छिपे दो मार्ग देखे। दीवारें किसी खास तकनीक से बनी थीं, इसलिए सब कुछ एक जैसा था। नंगी आंखों से दरवाजा देखना असंभव था। वांग टेंग को एहसास हुआ कि सार की आंखों का कौशल बेहद उपयोगी था। वह सब कुछ साफ साफ देख सकता था। इस तरफ वांग टेंग ने अपना मुंह खोला और कहा। ज़ुओटियन लिहुआ हैरान रह गया। उसे कैसे पता चला? वह चुपचाप तेजी से उसके पीछे चली गई। वांग टेंग हॉल के एक हिस्से में आए और दीवारों को टटोला। तभी एक डिजिटल स्क्रीन सामने आई। उसने उसे हल्के से थपथपाया और दरवाजा धीरे धीरे एक तरफ खुल गया। एक अज्ञात मिश्र धातु से बना रास्ता उनके सामने आ गया। वे गलियारे से होते हुए आगे बढ़े और कई कमरे देखे। कमरों के अंदर शयन कक्ष थे और उनमें अजीबोगरीब जीव आराम कर रहे थे। वांग टेंग और ज़ुओटियन लिहुआ दंग रह गए। क्या ये एलियन थे? शयन कक्षों में रहने वाले जीव अमूर्त दिखते थे। उनके मुंह बंदर की तरह बाहर निकले हुए थे और उनकी ठुड्डी बंदर जैसी थी। वे धरती पर रहने वाले बंदरों की तरह दिखते थे, लेकिन कुछ अंतर थे। उनकी आंखों की कोठरियां गहरी थीं और उनके सिर बड़े थे। उनके पास फर नहीं था। इसके बजाय वे तराजू से ढके हुए थे। ये छोटे जीव बहुत सुंदर हैं। वे पृथ्वी पर कोई बुद्धिमान प्रजाति नहीं थे। ये ज़ुओटियन लिहुआ ने अंदर के जीवों की ओर इशारा किया और घबराहट में पूछा। वांग टेंग ने जवाब दिया, वे एलियन होने चाहिए। उसने उन्हें देखना बंद कर दिया और गहराई में जाना जारी रखा। बहुत जल्द वे रास्ते के अंत में एक कमरे में पहुंच गए। उन्होंने यहाँ किसी अप्रत्याशित व्यक्ति को देखा। हाँ, ये सच था। यह एक इंसान था। ये लगभग 30 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह सख्त और दबंग दिख रहा था। उसके लंबे काले बाल थे और उसने बैंगनी रंग का लंबा गाउन पहना हुआ था, जो असाधारण दिख रहा था। लेकिन वांग टेंग के लिए वह बस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ध्यान पसंद था। एलियंस की तरह ही यह व्यक्ति भी गहरी नींद में था। वह एक विशाल शयन कक्ष में लेटा हुआ था। झेनली वंश के पोप, ज़ुओटियन लिहुआ ने कहा। वांग टेंग ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अनुमान लगाया था कि यह झेनली कबीले का पोप है, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। जिस चीज ने उनका ध्यान आकर्षित किया वह जमीन पर मौजूद विशेष बुलबुले थे। उसे ले लो। धातु बल तारांकन 320। नक्षत्र बल धातु तारांकन 10। नक्षत्र बल धातु तारांकन 1-2। धातु बल तारांकन 450। नक्षत्र बल धातु तारांकन 15। नक्षत्र बल धातु बल तारांकन 8। सम्राट क्षेत्र आत्मा 50। सम्राट क्षेत्र आत्मा 65। सम्राट क्षेत्र आत्मा 48। यह तारामंडल धातु बल है। वांग टेंग के दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार आया। क्या पोप ने बल को नक्षत्र बल में परिवर्तित करने की विधि समझ ली थी?
यदि नहीं तो उसके चारों ओर इतने सारे नक्षत्र बल विशेषता बुलबुले क्यों तैर रहे थे? वहां सामान्य धातु बल बुलबुले भी थे। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, वह अपनी शक्ति को परिवर्तित कर रहा था। यही कारण था कि इन दोनों सेनाओं को हटा दिया गया। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। चीजें मुश्किल होती जा रही थीं। अगर जैनली कबीले के पोप ने फोर्स को नक्षत्र फोर्स में बदलने का हुनर सीख लिया था, तो उसे अपनी शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत थी। आखिरकार ऐसी अफवाहें थीं कि पोप सामान्य अवस्था के शिखर पर थे। अगर उन्होंने अपनी शक्ति को नक्षत्र शक्ति में परिवर्तित कर लिया, तो वे उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा वांग टेंग ने देखा कि पोप की आध्यात्मिक शक्ति सम्राट दायरे तक पहुंच गई थी। वह पहले से ही सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच एक शक्तिशाली उपस्थिति थी। वांग टेंग ने अचानक कहा, यहां मेरा इंतजार करो। उसने सोते हुए पोप को देखा और कुछ करने का फैसला किया। उसे और मजबूत होने से रोकना होगा। कौन जानता है कि वह किस स्तर तक पहुंच जाएगा। 703 आप भाग नहीं सकते। ज़ुओटियन लिहुआ ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने देखा कि वांग टेंग उस कमरे में जा रहा है जहां पोप थे। उसे यह अविश्वसनीय लगा। वह कितना साहसी था। उसे पोप को छूने की हिम्मत कहां से मिली? कितना दुस्साहसी आदमी है। उसे वांग टेंग की चालाक हरकतें मजेदार लगनी चाहिए थीं, लेकिन इस समय उसे हंसना मुश्किल लग रहा था। खास तौर पर जब उसने उसे पोप के पास जाते देखा। वे एक दूसरे से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थे। उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया और उसका दिल डर से धड़कने लगा। यह भयानक था। यह आदमी क्या सोच रहा था? ज़ुओटियन लिहुआ डर के मारे उछल पड़ा। क्या उसे पकड़े जाने का डर नहीं था? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। वांग टेंग उस शयन कक्ष में पहुंच चुका था जहां पोप बैठे थे। उसने उत्सुकता से पोप को देखा। ईमानदारी से कहूं तो ज़ुओटियन लिहुआ को लगा कि यह आदमी कुशल और साहसी है। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी कम दूरी पर भी अचानक जाग जाएगा। अन्य लोग शीर्ष स्तर के सामान्य चरण मार्शल योद्धा के 100 मीटर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन वांग टेंग को अपने छिपने के कौशल पर बेहद भरोसा था। चूंकि मैं इतना करीब हूं, तो क्यों न मैं चुपके से हमला कर दूं? वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और मन ही मन सोचा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह संभव नहीं था। सोने का केबिन मजबूत था। ये किसी अज्ञात सामग्री से बना था जो पृथ्वी पर नहीं पाया जा सकता था। वह इसे बलपूर्वक नहीं तोड़ सकता था। NOWELLBEIN.CO। इसके अलावा जैसे ही वह हमला करेगा, पोप सतर्क हो जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संभवतः यही कारण था कि पोप आक्रमणकारियों से डरते नहीं थे। बाहर सुरक्षा की कई परतें थीं और इस शयन कक्ष की सुरक्षा मजबूत थी। अंदर खेती करना निस्संदेह सुरक्षित था। वांग टेंग ने अपनी योजना छोड़ दी। कितनी अफसोस की बात है। उसने अपना सिर हिलाया और निरीक्षण करना जारी रखा। यदि वह छिपकर हमला करना चाहता था, तो उसे सावधानीपूर्वक निरीक्षण, साहसिक योजना तथा तीव्र एवं सटीक क्रियान्वयन की आवश्यकता थी। अचानक उसने एक परिचित वस्तु देखी और आश्चर्य से चौंक गया। ये स्लीपिंग केबिन आधा पारदर्शी था। शरीर का निचला आधा हिस्सा नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अगर कोई अपना कोण बदलता है, तो वह शरीर का कुछ हिस्सा देख सकता है। यह पोप के हाथ उनके पेट के निचले हिस्से पर थे और वे एक वस्तु पकड़े हुए थे। वह एक क्रिस्टल खोपड़ी थी। वांग टेंग इस वस्तु से परिचित था। उसके पास एक क्रिस्टल खोपड़ी भी थी। पोप एक दूसरी क्रिस्टल खोपड़ी पकड़े हुए थे। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। क्रिस्टल खोपड़ी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने और पोषण देने में सक्षम थी। इसमें एक स्टार चार्ट का टुकड़ा भी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे यह चीज जरूर मिलनी चाहिए। चाहे वह झेनली कबीले के पोप के हाथ में भी क्यों न हो, वह इसे छीन लेगा। वांग टेंग ने अपनी आंखें मूंद ली। उनमें एक खतरनाक चमक दिखाई दे रही थी। वह और भी ध्यान से देखने लगा। बहुत जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस केबिन में कुछ कमजोरी थी। इसमें एक अज्ञात तरल भरा हुआ था, जिसे केबिन में प्रवेश करने के लिए एक इन्फ्यूजन पाइप की आवश्यकता थी। वांग टेंग मुस्कुराया। उसकी नजर इन्फ्यूजन पाइप के चौराहे पर पड़ी। जहरीले फोर्स की एक धुंधली सी सांस बाहर निकली और पाइप को केबिन से जोड़ने वाली छोटी सी दरार में बह गई। वह पोप को जहर देने की योजना बना रहा था। इसके अलावा ये विष दानव कमल विष शरीर का विशेष और घातक विष था। जैसे ही उसने बात खत्म की, वांग टेंग ने तुरंत जवाब दिया। स्वूश।
वांग टेन कमरे से बाहर भागा और जल्दी से बोला, जल्दी जाओ, चले जाओ। ज़ुओ टिनलिहुआ ने बिना पूछे ही मुड़कर भागना शुरू कर दिया। वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए। उसकी गति वांग टेन के बराबर थी। 1 साल से ज्यादा समय तक ज़ेनली कबीले में छिपकर जीवित रहने में सक्षम होने के नाते उसके पास कुछ कौशल थे। कम से कम उसकी दौड़ने की गति तो कमाल की थी। कौन है ये? इस समय गहरी नींद में सो रहे पोप ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा बदल गया और वे गुस्से से चिल्ला उठे। ओह, ये तो बहुत तेज था। वांग टेन चौंक गया। दरअसल पोप एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा थे। उन्होंने दानव कमल विष शरीर के जहर के उनके शरीर में प्रवेश करने के तुरंत बाद परिवर्तन को महसूस किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ुओ टिनलिहुआ और वांग टेन प्रकाश की गति से हॉल में भाग गए। तुमने क्या किया? वह अचानक क्यों जाग गया? ज़ुओ टिनलिहुआ ने भागते समय काले चेहरे के साथ पूछा। यह आदमी बहुत परेशान करने वाला था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उसके सोने के केबिन में कुछ पोषक तत्व घोल दिया था, वांग टेन ने बकवास की। ज़ुओ टिनलिहुआ लगभग पागल हो गया। पोषक तत्व समाधान से आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बकवास पर विश्वास करूंगा? ये कमीना अभी भी उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। ज़ुओ टिनलिहुआ हैरान रह गया। रुको, क्या तुमने उसे जहर दिया था? हाँ, तुम इतने मूर्ख नहीं हो, वांग टेन ने कहा। वह जानती थी कि वांग टेन कुछ गलत करने की फिराक में था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह ज़ेनली कबीले के पोप को जहर दे देगा। ज़ुओ टिनलिहुआ को आखिरकार समझ आ गया कि वह आदमी कितना चालाक था। सचमुच वह एक बुरा आदमी था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? युद्ध में कभी भी बहुत ज्यादा धोखा नहीं हो सकता। कोई भी तरीका अच्छा है जब तक कि वह हमारे प्रतिद्वंद्वी को हरा सके। वांग टेन गुस्से में था। वह अपमानित महसूस कर रहा था। हाँ, आपका तरीका कमाल का है। ज़ुओ टिनलिहुआ अवाक रह गया। इस आदमी के कुछ पेंच ढीले थे। क्या यह इस बारे में चिंता करने का समय था? उद्धरण चिन्ह, जो भी आप कहें, वांग टेन ने आक्रोश से जवाब दिया। चूंकि तुमने उसे जहर दिया था तो तुम अभी भी भाग क्यों रहे हो? तुम उससे लड़ क्यों नहीं सकते? ज़ुओ टिनलिहुआ ने गुस्से से पूछा। तुम्हें क्या पता, चूहे को मारने से पहले तुम्हें उसे इधर उधर दौड़ने देना चाहिए। इस तरह उसमें मौजूद चूहे का जहर उसके शरीर में तेजी से फैलेगा, वांग टेन ने सीधे चेहरे से कहा। क्या तुम पोप को चूहे की तरह समझ रहे हो? ज़ुओ टिनलिहुआ को समझ नहीं आया कि क्या कहना है। ऐसा लग रहा था कि वे काफी देर तक बातें करते रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड बीते थे। वे हॉल की ओर भागे थे और मैदान से जुड़ने वाले गलियारे की ओर भाग रहे थे। ज़ेनली कबीले के पोप अपने शयन कक्ष से बाहर निकल आए थे। चूंकि उनका केबिन तरल पदार्थ से भरा हुआ था, इसलिए दरवाजा तभी खुलता जब वह खाली हो जाता। इसलिए उन्हें कुछ समय लगा। सोने का केबिन एलियन सभ्यता का हिस्सा था। भाषा और संस्कृति में अंतर के कारण ज़ेनली कबीले ने अंतरिक्ष यान के अंदर सभी वस्तुओं के उपयोग को नहीं समझा था, भले ही उनके पास ये कुछ समय से था। उदाहरण के लिए उन्होंने इस स्लीपिंग केबिन का सिर्फ बुनियादी इस्तेमाल ही सीखा था। वह इसे अंदर से जल्दी से नहीं खोल सकता था, नहीं तो उसकी रफ्तार और भी तेज हो जाती। हालांकि उसे जल्दी नहीं थी। वह चूहा चुपके से आया था और उसने ऐसा बेईमानी भरा तरीका अपनाया था। इसलिए उसकी क्षमता कमजोर होनी चाहिए। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि यह चूहा भाग जाएगा। वह सोने के केबिन से बाहर निकलने के लिए जो कम समय लगा, उसका उपयोग करके भागने में सक्षम नहीं होगा। यह विडंबना ही थी कि वांग टेन और पोप दोनों ने एक दूसरे को चूहे की तरह समझा। आखिर में चूहा कौन होगा? पोप केबिन से बाहर निकलकर वहीं गायब हो गए। उनकी ठंडी आवाज अंतरिक्ष यान में गूंज उठी। तुम भाग नहीं सकते, आप बहुत मजबूत हैं। उनके पीछे से पोप की आवाज ठंडी और उदासीन थी। उसमें हत्या की मंशा साफ दिख रही थी। आवाज थोड़ी नाराज भी लग रही थी। किसी को उसका सबसे बड़ा रहस्य पता चल गया और वह उसे जहर देने के लिए उसके पास आया। ये जानबूझकर उकसाने वाली बात थी। इस आक्रमणकारी को मरना ही होगा। हम मर गए। ज़ुओ टिनलिहुआ ने जब यह आवाज सुनी तो वह डर से कांप उठी। वह 1 साल से ज्यादा समय से ज़ेनली कबीले में छिपी हुई थी, इसलिए वह उनके पोप से परिचित थी। दुष्ट कुलों की नजर में उनका पोप एक दुष्ट व्यक्ति था। जो भी दुश्मन उसके हाथ में आता उसे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते। जो कोई भी उसकी अवज्ञा करता उसे भयानक मौत मरनी पड़ती।
अतीत में एक संरक्षक ने कुछ विश्वासघातियों को भड़काया था और वे अपना खुद का कबीला बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने पोप की शक्ति को कम करके आंका था। गद्दारों को पूरे कबीले के सामने 3 दिन तक यातनाएं दी गईं। उस समय वहां मौजूद हर कोई बहुत घबराया हुआ था। उन्हें अपने पोप के प्रति सम्मान और भय दोनों महसूस हो रहे थे। जल्दी करो, हमें पकड़ा नहीं जाना चाहिए वरना हम मर जाएंगे, ज़ुओटियन लिहुआ ने उत्तेजित होकर कहा। वांग टेन पोप से सीधे लड़ने से नहीं डरता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाहर रून की व्यवस्था है या नहीं। इसलिए वह इतनी जल्दी उसका सामना नहीं करना चाहता था। दुर्भाग्यवश चीजें वैसी नहीं हुई जैसी वह चाहते थे। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ एक शक्तिशाली और क्रूर बल उनकी ओर बढ़ा। झेनली कबीले का पोप प्रकट हुआ, उसकी हथेली वांग टेन की पीठ पर टिकी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लानत है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? वांग टेन तुरंत पलटा और अपनी मुट्ठी से हथेली का स्वागत किया। हालांकि जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसे कुछ याद आया और उसने अपनी कुछ शक्ति वापस ले ली। धमाका। मुट्ठी और हथेली टकराए। वांग टेन हिंसक रूप से पीछे की ओर फेंका गया। हवा में ही उसके मुंह से खून की धार निकली। आप बहुत मजबूत हैं, उसने मुश्किल से पोप की ओर इशारा किया और कर्कश आवाज में बोला। मेरे होते हुए भी तुमने इतनी हिम्मत कैसे की कि तुम मुसीबत खड़ी कर रहे हो? तुम्हें आज ही मर जाना चाहिए। झेनली कबीले के पोप ने अपने हाथ पीछे करके नाक सिकोड़ते हुए कहा। वांग टेन को जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसके अतिरंजित अभिनय को समझ सकता था। हालांकि पोप उसे नहीं जानते थे, इसलिए वे यह नहीं बता सके। वांग टेन ने प्रभाव का उपयोग करके गलियारे के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ लगाए। इस समय ज़ुओटियन लिहुआ भी प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। वह वांग टेन से भी तेज दौड़ी। क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? झेनली कबीले के पोप को लगा कि वांग टेन सिर्फ 11 सितारा जनरल स्टेज पर था, इसलिए उसने उसकी ज्यादा परवाह नहीं की। वह मुस्कुराया और उनकी तरफ बढ़ा। लेकिन जब वह बाहर पहुंचा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर उसका चेहरा काला पड़ने लगा। अरे यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? जब वह बाहर निकला तो उसके आसपास के दुष्ट कबीले के लोग चौंक गए। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर उसका अभिवादन किया। महाराज, आक्रमणकारी हैं, सभी मार्गों को सील कर दो और आक्रमणकारियों की तलाश करो, पोप ने चिल्लाकर कहा। दुष्ट कबीले के लोग चौंक गए। आक्रमणकारी थे, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आया। हाँ, सभी ने एक स्वर में चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे सभी आगे बढ़ने लगे। झेनली कबीले का आधार एक विशाल मशीन की तरह था जिसके गियर दुष्ट कबीले के लोग थे। इसने काम करना शुरू कर दिया। किसी भी बड़े गुट को कम नहीं आंका जाना चाहिए। कई वर्षों के अस्तित्व के बाद उनकी आंतरिक संरचना असाधारण थी। जब सभी खोज दल में शामिल हुए तो उन्होंने पाया कि हॉर्न पेन गायब हो गया था। उन्हें असली और नग्न याओ जी भी मिले, जिन्हें ज़ुओटियन लिहुआ के बिस्तर के नीचे बांधकर रखा गया था। याओ जी को लाया गया। उनका चेहरा बुरी तरह से जख्मी और सूजा हुआ था और वे नग्न थे। किसी ने उन्हें लात मारी, जिससे उन्हें पोप के सामने घुटने टेकने पड़े। याओ जी की हालत देखकर पोप दंग रह गए। फिर उन्होंने अपनी उदासीनता फिर से शुरू की और पूछा, आपको किसने मारा? महाराज, मुझे नहीं पता, याओ जी डर के मारे हकलाते हुए बोले। उस व्यक्ति ने मुझ पर पीछे से हमला किया। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। पोप ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें लगा कि यह एक बेकार व्यक्ति है। तुम माँ फेफी के कमरे में क्यों थे? बगल में खड़े किसी ने पूछा। ये संरक्षक फैंग क्वान था। मैं याओ जी की अभिव्यक्ति बदल गई। वह हकलाया और जवाब नहीं दे सका। वह उन्हें नहीं बता सकता था कि वह माँ फेफी के कपड़े चुराने गया था, है ना? वह ऐसा कैसे कह सकता था? पोप ने नाक भान सिकोड़ी। बेकार। अचानक याओ जी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसकी गर्दन पर खून की एक लकीर दिखाई दी। एक पल बाद ताजा खून बह निकला और वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसे थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। उसे वह चीज चुराने नहीं जाना चाहिए था। याओ जी ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस वजह से मर जाएगा। उसे बहुत ज्यादा अन्याय महसूस हुआ। लेकिन पोप के लिए वह एक दुष्ट कबीले का सदस्य था जिसे बिना किसी कारण के मारा जा सकता था। यह मुर्गे को मारने से अलग नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पोप ने फिर पूछा, क्या तुम्हें माँ फेफे मिल गई? नहीं, ऐसा लगता है कि वह गायब हो गई है, एक दुष्ट कबीले के सदस्य ने उत्तर दिया।
वह शायद आक्रमणकारी से संबंधित है। मुझे उनमें से 2 का आभास हुआ। उसे खोजो। अगर तुम उसे नहीं खोज सकते तो तुम अपना सिर कलम कर सकते हो, पोप ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। NOWELL-BE-IN.CO। हाँ, सभी ने जल्दी से जवाब दिया, उनके शरीर तनावग्रस्त। अराजकता का एक और दौर था। सभी दुष्ट कबीले के लोग वांग टेंग और मा फैफी की खोज कर रहे थे, जो वास्तव में ज़ुओटियन लिहुआ थे। इस समय दोनों ने एक खोज दल को चकमा देकर एक परित्यक्त गुफा में छिप गए थे। ज़ुओटियन लिहुआ शिकायत करता रहा, तुम्हारे कारण मैं मारा जाऊंगा। अब मैं पूरी तरह से बेनकाब हो चुका हूं। इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम ही तो खोजे गए हो। वांग टेंग ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। याओ जी तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक है। वह तुम्हारे कपड़े चुराने गया था। मैंने उसे बेहोश करके तुम्हारे बिस्तर के नीचे दबा दिया। इसके बजाय तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप इसे कट्टर प्रशंसक कहते हैं। ज़ुओटियन लिहुआ अवाक रह गया। वह एक विकृत व्यक्ति था। उसे अचानक थोड़ा सौभाग्यशाली महसूस हुआ। उसे हॉन पेंग और मुरोग शान को बेवकूफ बनाना था, इसलिए उसके कमरे में मौजूद सभी सामान दूसरों से चुराए गए थे। वे उसके निजी कपड़े नहीं थे। अगर नहीं, वह घृणा से कांप उठी जब उसने कल्पना की कि याओ जी उसके कपड़ों के साथ अवर्णनीय हरकतें कर रहे हैं। ये बहुत डरावना है। वह मूर्ख विकृत। लेकिन आप कौन हैं? ज़ुओटियन लिहुआ ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में पूछा। क्या यह महत्वपूर्ण है? वांग टेंग ने पूछा। तुम्हारी आध्यात्मिक ज्योति मेरे साथ है। इन बेकार की बातों के बारे में मत सोचो। प्रार्थना करो कि हम सुरक्षित बच सकें। अगर तुम नहीं होते तो हम इस अजीब स्थिति में नहीं होते। ज़ुओटियन लिहुआ ने नाक भान सिकोड़ी। हम निश्चित रूप से बच निकलेंगे। तुम इतना डर क्यों रहे हो? वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। बकवास बंद करो। निकलना मुश्किल नहीं है। हम बाद में 2 दुष्ट कबीले के लोगों को ढूंढ लेंगे और उनका भेष बदल लेंगे। फिर हम भीड़ में घुसकर भाग जाएंगे। ऐसा लगता है कि यह एकमात्र रास्ता है। ज़ुओटियन लिहुआ ने सिर हिलाया। 705 बेवकूफ। अपनी योजना को अंतिम रूप देने के बाद वे गुफा में प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद दुष्ट कबीले के लोगों का एक समूह फिर से उनके स्थान पर आ पहुंचा। वहां कुल 5 लोग थे और उनकी आवाजें धीमी सुनाई दे रही थीं। अरे यह क्या है? यहाँ कोई हमलावर क्यों है? यहाँ तक कि पोप भी सतर्क हो गया है। ये सही है। उन्होंने मेरे अच्छे संबंध को बर्बाद कर दिया। पिछले कुछ दिन बोरिंग रहे थे। आज मेरे बगल में रहने वाली महिला आखिरकार मुझे खोजने आई। वह आकृति टीएस। जब ये हुआ तब मैंने अपनी पैंट उतार दी थी। शश, धीरे से। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली और पोप को बता दिया तो हम मर जाएंगे। उन्होंने जल्दी से विषय बदल दिया। NOWELL-BE-IN.CO। वैसे भी मा फैफी असली सुंदरता है। मैंने सुना है कि मुरोग शान और हॉन पेंग उसके कारण लड़े थे। अंत में उनमें से एक की मृत्यु हो गई। अगर वह असली विश्वासघाती है तो पोप उसे जाने नहीं देंगे। कितनी अफसोस की बात है। हॉन पेंग गायब है ना? किसी ने मा फैफी को उसे किसी के साथ वापस भेजते हुए देखा। वह शायद मर चुका है। कितनी खतरनाक सुंदरता है। हा, अगर मैं किसी सुंदरी के हाथों मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। उनकी बातचीत सुनकर ज़ुओटियन लिहुआ का चेहरा काला पड़ गया। वह हमेशा अपने रूप के कारण चर्चा का विषय बनी रहती थी, लेकिन जब वह लोगों को अपनी पीठ पीछे बातें करते सुनती तो उसके लिए अच्छा महसूस करना असंभव हो जाता था। वांग टेंग ने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी। ज़ुओटियन लिहुआ ने अपनी आंखें अनियंत्रित रूप से घुमाईं। इस आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब था। दुष्ट कबीले के लोग अब तक गुफा में प्रवेश कर चुके थे। उनकी आवाजें फिर से आईं। ठीक है, जल्दी से इस जगह की तलाशी लो। हमें अभी भी गार्जियन फैंग का अनुसरण करना है और बाद में बाहर खोज करनी है। क्या हमें इसकी जरूरत है? हमारे बेस पर कड़ी सुरक्षा है। वे लोग कैसे भाग सकते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमें निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। हमें बस पोप के निर्णय का पालन करना है। वांग टेंग ने ज़ुओटियन लिहुआ के साथ नजरें बदलीं और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य और विस्मय देखा। क्या वे यही नहीं चाहते थे? वांग टेंग ने ज़ुओटियन लिहुआ को संकेत दिया। वह समझ गई और वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। जब दुष्ट कबीले के लोगों की टीम पास आई तो उन्होंने अचानक हमला कर दिया। कौन? दुष्ट कबीले के लोग चौंक गए। उनके पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। धमाका धमाका धमाका।
कुछ धीमी आवाजें आईं। बेहोश होने से पहले उनकी दृष्टि काली हो गई। कुछ समय बाद दुष्ट कबीले के लोगों का दल गुफा से बाहर चला गया। अभी भी 5 सदस्य थे, लेकिन उनमें से 3 को वान टेन के जादू कौशल द्वारा नियंत्रित किया गया था। अन्य 2 छद्म वेन टेन और जुओटियन लिहुआ थे। गुफा से बाहर निकलने से पहले उन 5 ने आक्रमणकारियों की खोज करने का नाटक किया। जुओटियन लिहुआ घबराई हुई थी। उसने आवाज के जरिए पूछा, क्या हमारे लिए ऐसा करना ठीक है? चिंता मत करो, कोई भी हमें नहीं खोज पाएगा, वान टेंग ने अपनी छाती थपथपाई और कहा। जुओटियन लिहुआ ने जब उसका आत्मविश्वास देखा तो वह थोड़ा शांत हो गई। यह आदमी कभी कभी थोड़ा अविश्वसनीय हो सकता है, लेकिन वह अपने जीवन के साथ मजाक नहीं करेगा। वान टेंग को इन दुष्ट कबीले के लोगों से सभास्थल का पता चला। वे बिना समय बर्बाद किए सीधे वहां पहुंच गए। सभास्थल मध्य पर्वत में था। वहां एक खाली मैदान था। जब वान टेंग और उनकी टीम वहां पहुंची तो वहां पहले से ही बहुत से लोग मौजूद थे। सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। वान टेंग और जुओटियन लिहुआ भीड़ में विलीन हो गए और चुपचाप खड़े रहे। वान टेंग का भेष एकदम सही था। जहां तक जुओटियन लिहुआ की बात है तो उसके पास उसका हुनर और चालाकी नहीं थी। उसका भेष बुरा नहीं था, लेकिन उसका फिगर बहुत शानदार था। इसलिए वह एक पुरुष की पहचान नहीं ले सकती थी और केवल एक महिला ही बनी रह सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि वह बेवकूफ नहीं थी। उसने ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए सुंदर होने का नाटक करना बंद कर दिया। इसलिए उसका चेहरा असाधारण रूप से सामान्य था। यह इतना सामान्य था कि आप उसे भीड़ में नहीं ढूंढ पाएंगे। वान टेंग ने उसके भेष बदलने की पूरी प्रक्रिया देखी। वह सचमुच थोड़ा हैरान हुआ। पोशाक की दुनिया में जुओटियन लिहुआ का कौशल शीर्ष स्तर का होना चाहिए। कोई भी उसकी वेशभूषा को नंगी आंखों से नहीं देख सकता। हालांकि उसके साथ तुलना करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार वह भेष बदलने के हुनर के मामले में बहुत आगे निकल चुका था। आप भेष पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं रूपांतर पर भरोसा करता हूं। तुलना करने के लिए क्या है? जुओटियन लिहुआ भी चौंक गई। उसने देखा कि वान टेंग याओ जी से दुष्ट कबीले के सदस्य में बदल गया है। यहां तक कि उसका आकार और ऊंचाई भी बदल गई। ये बिल्कुल हुबहू उसकी नकल थी। उसे यह अविश्वसनीय लगा। उसे एहसास हुआ कि वह जितनी देर वान टेंग के साथ बातचीत करती रही, वह उतना ही रहस्यमय होता गया। ऐसा लगता था कि वह सब कुछ जानता है। क्या सभी लोग यहाँ हैं? इस समय संरक्षक फैंग क्वान, जो सामने था, ने अपना मुंह खोला और पूछा। कुल 56 लोग हैं। सभी मौजूद हैं। एक दुष्ट कबीले के सदस्य ने सदस्यों की गिनती की और उत्तर दिया। अच्छा, निरीक्षण के लिए मेरे पीछे आओ। जब तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो सिग्नल जारी करो और दूसरों को सूचित करो। क्या तुम समझ गए? फैंग क्वान ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, दुष्ट कबीले के लोगों ने एक साथ उत्तर दिया। छोड़ो। फैंग क्वान ने प्रवेश द्वार की ओर रास्ता दिखाया। VU1। भीड़ के बीच चलते हुए वान टेंग को थोड़ी चिंता हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि सेना कैसी चल रही होगी। उसे उम्मीद थी कि उन्हें खोजा नहीं जाएगा। किसी ने उन्हें नहीं रोका क्योंकि गार्डियन फैंग क्वान आगे चल रहा था। जल्द ही वे बाहर आ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहाड़ सफेद बर्फ से ढका हुआ था। वे बर्फीली जमीन पर खड़े थे और अपने गालों पर ठंडी हवा महसूस कर रहे थे। दुष्ट कबीले के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे ठंड के आदी हो चुके हैं। जुओटियन लिहुआ को भीड़ के बीच खड़े होने पर थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। क्या वे पहले से ही बाहर थे? यह इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। ठीक है, अलग हो जाओ और इलाके की तलाशी लो। हम 3 घंटे में इकट्ठे हो जाएंगे। सभी ने फैंग क्वान के आदेश को स्वीकार कर लिया। फिर वे अलग हो गए और अपनी खोज शुरू कर दी। हालांकि इस समय एक आवाज सुनाई दी। इंतजार। सभी लोग रुक गए और आवाज की दिशा में देखने लगे। फैंग हुआ। बहुत से लोगों ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता था, लेकिन वह गार्जियन फैंग क्वान का बेटा था। इसलिए उन्होंने उसे कुछ सम्मान दिया। फैंग क्वान ने भी उसे जिज्ञासा से देखा। फैंग हुआ ने अपने पिता की ओर सिर हिलाया और अपनी उंगली उठाई। आप यहां आइए। उन्होंने उसकी उंगली का पीछा किया और एक साधारण सी दिखने वाली महिला को देखा। सभी लोग और भी अधिक हैरान हो गए। फैंग हुआ क्या करने की योजना बना रहा था? क्या वह किसी महिला की तलाश में था? लेकिन फिर भी वह बहुत अधीर था और बहुत ज्यादा चूजी नहीं था। फैंग क्वान ने भौहें सिकोड़ी।
उसे अपने बेटे पर भरोसा था, लेकिन ये बदमाश कभी कभी थोड़ा असामान्य हो सकता है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उत्साहित दिख रहा था। क्या ये वही नजर नहीं थी जो उसने तब दी थी जब उसने एक ऐसी महिला को देखा था जिसे वह चाहता था? फैन क्वान को उसके हाव भाव देखकर और भी यकीन हो गया। उसके दिल में गुस्सा जल रहा था। हे मूर्ख! उसने ऐसा करने के लिए यह महत्वपूर्ण क्षण क्यों चुना? और भी, यहाँ हर कोई मौजूद था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगर मैं गलत तरीके से हत्या करूं तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। हर किसी की नजरें फैंग हुआ और साधारण सी दिखने वाली महिला के बीच घूम रही थीं। उनकी नजरों के पीछे एक अस्पष्ट संकेत छिपा हुआ लग रहा था। बहुत से लोग मुस्कुरा भी रहे थे। उनकी मुस्कान थोड़ी विकृत लग रही थी। मूर्ख! फैंग क्वान को शर्म आ रही थी और वह बेकाबू होकर चिल्लाया। मौन! फैंग हुआ हैरान था। क्या हुआ? अभी क्या हुआ? मुझे क्यों डांटा जा रहा है? खुद से सवाल करते हुए उसने फैंग क्वान को हैरानी से देखा और पूछा, पिताजी, आपने मुझे क्यों डांटा? मुझे? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें अपनी गलती नहीं पता? फैंग क्वान गुस्से में चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, फैंग हुआ ने मासूमियत से जवाब दिया। कुछ नहीं? फिर तुमने उस महिला को क्यों बुलाया? फैंग क्वान ने निराशा में पूछा। तुमने मुझे गलत समझा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह महिला माँ फेई जैसी दिखती है? फैंग हुआ रोया। वह अब अपनी ठंडी और दूर की छवि को बनाए रखने की परवाह नहीं कर सकता था। वांग टेंग और जुओ टिन लिहुआ ने जब ये सुना तो उनका दिल बैठ गया। हालांकि कई मुश्किलों से गुजरने के बाद भी वे इस समय शांत रहने में सक्षम थे। जुओ टिन लिहुआ ने भी डरने का नाटक किया। उसने एक सामान्य दुष्ट कबीले के सदस्य की तरह काम किया, जिसे एक अधिकारी के बेटे ने धमकाया था। बकवास! तुम अभी भी बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? माँ फेई एक खूबसूरत महिला है। यह महिला उसकी कैसे हो सकती है? फैंग क्वान को अपने बेटे पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जुओ टिन लिहुआ के सामान्य दिखने वाले चेहरे पर नजर डाली और अपने बेटे को फिर से डांटा। ये सही है। हम अंधे नहीं हैं। ये साधारण महिला माँ फेई कैसे हो सकती है? इनमें कोई समानता नहीं है। भले ही यह एक भेस हो, लेकिन इसमें इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। सभी ने सिर हिलाया। उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसका फिगर देखो। हालांकि वह इसे छिपा रही है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से नहीं छिपा सकती। उसका फिगर दूसरी महिलाओं से बेहतर है। मेरा विश्वास करो, फैंग हुआ ने जल्दी से कहा। ओह! सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये आवाज क्या है? फैंग हुआ हैरान था। उसे लगा कि ये लोग कुछ अजीब सोच रहे हैं। युवा मास्टर फैंग ने उसके फिगर पर ध्यान दिया। ईमानदारी से कहूं तो उसका लुक सामान्य हो सकता है, लेकिन उसका फिगर बुरा नहीं है। युवा मास्टर फैंग, आपकी नजर अच्छी है। युवा मास्टर फैंग का क्षेत्र वास्तव में हमारे क्षेत्र से ऊंचा है। एक बार जब आप लाइट बंद कर देते हैं तो दिखावट कोई मायने नहीं रखती। सबसे महत्वपूर्ण है फिगर। युवा मास्टर फैंग एक चतुर व्यक्ति है। भीड़ बारी बारी से बातें करने लगी और उसकी प्रशंसा करने लगी। फैंग हुआ अवाक रह गया। मौन! बेचारा आदमी टूट चुका था। किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। अगर तुम्हें कोई महिला चाहिए तो तुम इस तमाशे के खत्म होने के बाद उसे पा सकते हो। फैंग क्वान ने उससे वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके बात की। उसे सिरदर्द हो रहा था, लेकिन यह उसका बेटा था। वह उसे सबके सामने फिर से डांटना नहीं चाहता था। फैंग हुआ। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। वह चुपचाप जुओ टिन लिहुआ की ओर चला गया और अपनी तलवार निकाल ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आक्रमणकारी हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि दूसरे लोग मुझे गलतफहमी में न डालें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं माफी मांग लूंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है। सभी लोग हैरान थे। वे फैंग हुआ को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। यह आदमी बहुत ही निर्दयी था। वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर सकता था। कई लोगों ने अपनी भौहें उठाईं और उन्हें दिलचस्पी से देखा। वे जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने वहीं रुककर शो देखने का फैसला किया। युवा मास्टर फैंग, मैं आक्रमणकारी नहीं हूं। मैं जुओ टिन लिहुआ भयभीत दिखाई दी, लेकिन वह अपने दिल में कोस रही थी। कैसी अप्रत्याशित आपदा! वह पहले ही बाहर आ चुकी थी, लेकिन फैंग हुआ ने उसके फिगर के कारण उसे देख लिया। अचानक हुए इस बदलाव ने उसे चौंका दिया।
दूसरे लोगों के अपमान के कारण फैंग हुआ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे मारना चाहता था। अरे वाह, ये कैसा मूर्खतापूर्ण तर्क था। वह तनाव में आ गई और अपनी आंखों के कोने से लगातार वांग टेन को देखने लगी। यदि फैंग हुआ उसे मारना चाहता तो वह बैठकर मौत का इंतजार नहीं करती। मैंने पहले ही कहा था कि अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। फैंग हुआ का चेहरा ठंडा था। उसने एक उच्च और शक्तिशाली न्यायाधीश की तरह उसकी मृत्यु की घोषणा की। फैंग क्वान ने यह दृश्य देखकर संतोष से सिर हिलाया, जैसा कि उनके बेटे से उम्मीद थी। वह निर्णायक था और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबसे आसान तरीका अपनाया। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी उसे गलत समझा था। फैंग हुआ ने बिना समय बर्बाद किए उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसने अपनी तलवार ज़ुओटियन लिहुआ के दिल पर वार कर दी। यदि ये तलवार उस पर लग जाती तो ज़ुओटियन लिहुआ निश्चित रूप से मर जाती। हालांकि उसने पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था। वह जानती थी कि फैंग हुआ उसे मारना चाहता था, इसलिए वह खुद को छिपाने या उसके पकड़े जाने के बाद क्या परिणाम होंगे इसकी परवाह नहीं कर सकती थी। जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। इसलिए जैसे ही फैंग हुआ ने हमला किया, ज़ुओटियन लिहुआ आगे बढ़ गया। वह बिजली की गति से पीछे हटी और अपने शरीर को थोड़ा झुकाकर फैंग हुआ की तलवार से बच निकली। फिर उसने अपनी उंगलियां मोड़ ली और फैंग हुआ की गर्दन पर पंजे से हमला किया। तुम्हारे साथ वाकई कुछ गड़बड़ है। फैंग हुआ को झटका नहीं लगा, इसके बजाय वह खुश था। अपनी योजना की सफलता पर वह खुशी से मुस्कुराया और जोर से हंसा। उसने अपनी युद्ध तलवार घुमाए और उसे ज़ुओटियन लिहुआ के हाथ पर वार कर दिया। ज़ुओटियन लिहुआ की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। सावधान रहो, फैंग क्वान अचानक चिल्लाया। फैंग हुआ अपने पिता की आवाज सुनकर दंग रह गया। उसी समय उसे लगा कि उसके बाएं तरफ से एक शक्तिशाली शक्ति आ रही है। वह अचंभित रह गया। एक व्यक्ति बगल से निकला और उसने फैंग हुआ को जोरदार मुक्का मारा। धमाका। फैंग हुआ के पास बचने का समय नहीं था। वह ऐसे उछला जैसे उसे किसी बड़े ट्रक ने टक्कर मार दी हो और वह पहाड़ की दीवारों से जोर से टकराया। चट्टानों से बर्फ गिरने लगी और फैंग हुआ उसके नीचे दब गया। हर कोई अचंभित था। बाकी दुष्ट कबीले के लोग वांग टेन को ध्यान से देख रहे थे, जो बिना किसी चेतावनी के ज़ुओटियन लिहुआ के पास आ गया था। वे अचंभित थे। पफट। फैंग हुआ बर्फ के ढेर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, उसने खून की उल्टी कर दी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम मरे नहीं हो, वांग टेंग ने चौंक कर कहा। कितनी अफसोस की बात है। फैंग हुआ उसके खारिज करने वाले लहजे से आग बबूला हो गया। उसका दिल गुस्से से उबल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फैंग क्वान ने एक भयानक भाव से वांग टेंग को घूरा। हालांकि उसने वांग टेंग पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसका चेहरा चमक उठा और फैंग हुआ के बगल में आ गया। उसने एक गोली निकाली और उसे अपने मुंह में रख लिया। युवक, अगली बार इतना निर्दयी मत बनो। तुम्हें आसानी से पीट पीट कर मार डाला जाएगा, वांग टेंग ने शांति से कहा जब उसने फैंग हुआ को गोली निगलते हुए देखा। फैंग हुआ का चेहरा विकृत हो गया। वह बैल की तरह जोर से हौंफने लगा। तुम आक्रमणकारी हो। फैंग क्वान ने फैंग हुआ के कंधे को दबाया ताकि वह जल्दबाजी में काम न करे। उसने वांग टेंग की ओर देखा और आंखें सिकोड़ते हुए निश्चय के साथ चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर मैं हूं? तो क्या हुआ अगर मैं नहीं हूं? वांग टेंग ने कहा। फैंग क्वान ने कहा, चाहे तुम कोई भी हो, मेरे बेटे को चोट पहुंचाने के बाद तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। उसका लहजा दुर्भावनापूर्ण था। हाँ, देखते हैं कि तुम में ऐसा करने की क्षमता है या नहीं, वांग टेंग ने व्यंग्य किया। बेशर्म, फैंग क्वान ने नाक भान सिकोड़ी। उन्हें घेर लो। पोप को तुरंत सूचित करें। NOLBIN.C ओम तुम्हें अपने कुत्ते की मुट्ठी मारने की कला से पीटूंगा। स्वूश स्वूश स्वूश। दुष्ट कबीले के लोगों ने आदेश सुना और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उनके घेरे से पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं निकल सकी। उन्हें नहीं लगता था कि इस साधारण सी दिखने वाली महिला के साथ कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन चूंकि वह उजागर हो चुकी थी, इसलिए वे उसे पकड़ने में मदद करेंगे। यदि वे सफल हुए तो सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। वांग टेंग और ज़ुओटियन लिहुआ को घेरने के बाद कुछ दुष्ट कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों और पोप से संपर्क करने के लिए निकल पड़े। वे झेनली कबीले के बाहर ही थे। खबर फैलते ही सुदृढ़ीकरण बहुत जल्द आ जाएगा। इस स्थिति में वांग टेंग और ज़ुओटियन लिहुआ के लिए बच निकलना लगभग असंभव था।
इसलिए दुष्ट कबीले के लोग चिंतित नहीं थे। उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था। ज़ुओटियन लिहुआ के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने निराशा से कहा, मैंने तुम्हें नीचे खींच लिया। अब उनके पास भागने का कोई मौका नहीं था। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अगर वह न होती तो वांग टेन को बाहर आकर अपना चेहरा उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सोचकर कि उसके पास छिपाने के कई हुनर हैं, उसके लिए भागना आसान होना चाहिए। लेकिन उसे उसकी वजह से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। ज़ुओटियन लिहुआ ने चमकती आंखों से वांग टेन की ओर देखा। उसे दोषी महसूस हुआ, लेकिन वह भी भावुक हो गई। इस आदमी ने उसकी आध्यात्मिक ज्योति को छीन लिया होगा, फिर भी वह पानी में नहीं डूबा। उसने अभी अभी उसे बचाया भी है। दूसरे लोगों को उसकी जान की परवाह नहीं होती। मुझे गलत मत समझो, मुझे बस उसका अजीब तर्क पसंद नहीं आया। वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, एक आदमी कभी भी वही नहीं कहता जो वह कहता है। ज़ुओटियन लिहुआ ने अपने दिल में हंसी। मुझे उन आंखों से मत देखो, मुझे बिना दिमाग वाली सुंदरियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वांग टेंग ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... चले जाओ। ज़ुओटियन लिहुआ अवाक रह गया। बिना दिमाग वाली सुंदरियों से आपका क्या मतलब है? मेरा फिगर अच्छा है, लेकिन मेरे पास दिमाग भी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस आदमी को जीवन भर अविवाहित रहना ही है। उसने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। यह इसके लायक नहीं था। फैंग हुआ को गुस्सा आया जब उसने उन दोनों को इस तरह एक दूसरे से बातें करते देखा। वांग टेंग ने उसे इतने सारे लोगों के सामने मुक्का मारा और हवा में फेंक दिया। उसे उससे नफरत थी, इसलिए वह उसकी किसी भी हरकत से नाराज था। तुम बहुत नासमझ हो, तुम अपने आखिरी समय में खुशी से कैसे बात कर सकते हो? फैंग हुआ ने उनका मजाक उड़ाया। वांग टेंग और ज़ुओटियन लिहुआ ने उसकी ओर देखा। क्या वह मेरे बारे में बात कर रहा है? वांग टेंग ने खुद की ओर इशारा किया और ज़ुओटियन लिहुआ से पूछा, और कौन हो सकता है? ज़ुओटियन लिहुआ ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर एक नजर डाली। अरे, मेरे सामने बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अपने डॉग बीटिंग फिस्ट स्किल से पीटूंगा। वांग टेंग ने उसे घूरते हुए कहा। डॉग बीटिंग फिस्ट स्किल? सभी लोग फैंग हुआ को अजीब नजरों से देखने लगे। फैंग हुआ का चेहरा कोयले की तरह काला था। अरे यार, ये कमीना उसे कुत्ता कह रहा था। आप मेरे बारे में क्या? अगर तुमने एक और वाक्य बोला तो वह बूढ़ा कुत्ता तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, वांग टेंग ने कहा। फैंग क्वान का चेहरा भी काला पड़ गया। ये फैंग हुआ से भी ज्यादा काला था। अन्य दुष्ट कुलों के लोगों के हाव भाव अजीब हो गए। यह आदमी बहुत ही दुस्साहसी था। उसने गार्डियन फैंग क्वान को डांटने की भी हिम्मत की। बेटे, तुम जितनी जोर से चिल्लाओगे तुम्हारी मौत उतनी ही भयावह होगी, फैंग क्वान ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, मैं तो बहुत डर गया हूँ। वांग टेंग ने अपनी छाती थपथपाई और चिल्लाया जैसे कि वह डर गया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर फैंग हुआ। फैंग क्वान, ज़ुओटियन लिहुआ, दुष्ट कबीले के लोग। कितना अजीब है। उसके अतिशयोक्तिपूर्ण भाव को देखो। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह मूर्ख होगा। NOWELBEIN.CO। वे सब एक ही बात सोच रहे थे। फैंग क्वान को लगा कि दूसरा पक्ष उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान कर रहा है। उसने वांग टेंग पर तीखी नजर डाली। अगर नजरें मार सकती तो वह 1000 बार पहले ही मर चुका होता। चलो, समय बर्बाद करना बंद करो और चले जाओ। ज़ुओटियन लिहुआ ने वांग टेंग से बात करने के लिए आवाज का इस्तेमाल किया। उसके पास उसके साथ खिलवाड़ करने का समय नहीं था। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और वांग टेंग को धक्का देकर एक मौका तलाशने लगी। वांग टेंग ने कहा, हम कैसे बचेंगे? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। दरअसल उसके पास पहले से ही एक योजना थी। वह भागने की तैयारी नहीं कर रहा था। अगर वह भागना चाहता तो इनमें से कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। मुझे लगता है कि हम कम से कम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं, ज़ुओटियन लिहुआ ने कहा। कैसे? क्यों ना आप आगे बढ़ें और मैं आपका साथ दूंगा। ज़ुओटियन लिहुआ दंग रह गई। यही तो वह कहना चाहती थी। इस आदमी ने उसकी लाइन चुरा ली। धत्तेरी की। उसने शर्मिंदगी से कहा, बेवकूफ मत बनो। तुम्हें नेतृत्व करना चाहिए क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली हो। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं खुद को मौत के घाट उतार दूंगी। मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। खुद पर भरोसा रखो। साथ ही जब मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं तो तुम्हें किस बात का डर है? आगे बढ़ो सुंदरी। वांग टेंग ने उसे प्रोत्साहित किया। ज़ुओटियन लिहुआ लगभग पागल हो गया।
एड्स बाय पब फ्यूचर। अपना सिर आगे बढ़ाओ। बातें सस्ती थीं। अगर वह भागती तो बहुत बुरी हालत में पहुंच जाती। कितना दुष्ट आदमी है। धमाका। इसी समय उनके पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ की दीवारों पर बहुत से लोग दिखाई दिए। वे सरनी से गुजरे और उनकी दिशा में भागे। वांग टेन प्रवेश द्वार के पास था, इसलिए जेनली कबीले के अंदर के दुष्ट कबीले के लोग जल्दी से उनके पास पहुंच गए। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति झेनली कबीले का पोप था। वह व्यक्तिगत रूप से आया था क्योंकि वह हमलावर को पकड़ने के लिए दृढ़ था। वह पहाड़ से बाहर चला गया और वांग टेंग और जुओ टिन लिहुआ को डरावनी नजर से घूरने लगा। महारानी, महारानी। दुष्ट कबीले के लोगों ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया और आदरपूर्वक घुटने टेक दिए। हम मर चुके हैं, इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जुओ टिन लिहुआ को निराशा महसूस हुई। जब उसने पोप को आते देखा तो वह बेकाबू होकर एक कदम पीछे हट गई। उसका आभामंडल बहुत प्रबल था। वह सामान्य अवस्था के शिखर पर था, पृथ्वी पर शीर्ष स्तरीय मार्शल योद्धाओं में से एक। सामान्य मार्शल योद्धा उसके लिए कुछ भी नहीं थे। बहुत से लोग उसके जैसे दुर्जय योद्धा की निगाह को संभाल नहीं पाते। पोप ने जुओ टिन लिहुआ की ओर देखा और फिर अपनी नजर वांग टेंग पर डाली। यह आक्रमणकारी दिलचस्प था, बहुत दिलचस्प। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी शक्तिशाली आभा से प्रभावित नहीं था। यहां तक कि उसके हाव भाव भी नहीं बदले। साधारण मार्शल योद्धा ऐसा नहीं कर पाते। पोप ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उन्हें थोड़ा दुख हुआ। छोटे चूहे, तुम अब भाग क्यों नहीं रहे हो? उनकी शांत और सख्त आवाज सुनाई दी। छोटा चूहा। वांग टेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह ऐसे हंसा जैसे उसने कोई मजेदार चुटकुला सुना हो। व्यंग्यात्मक हंसी सुनकर पोप की भौहें जोर से सिकुड़ गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फैंग क्वान ने बगल से कहा। पोप ने हाथ हिलाकर पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम सब लोग नाली में रहने वाले चूहों का एक झुंड हो। फिर भी तुम मुझे चूहा कह रहे हो। क्या यह मजेदार नहीं है? वांग टेंग ने अन्य दुष्ट कबीले के लोगों को स्कैन करने से पहले फैंग क्वान पर नजर डाली। हॉन्फना। उसके शब्दों से सभी दुष्ट कबीले के लोग क्रोधित हो गए। तुम लोग कब तक छिपने की योजना बना रहे हो? तुमने क्या कहा? तुम किसको चूहा कह रहे हो? तुम मौत की तलाश में हो। उसे मार डालो। उनके आसपास के दुष्ट कबीले के लोग जाग गए थे। उन्हें ये सोचने के लिए दिमाग में भर दिया गया था कि उन्होंने दुनिया की सच्चाई को समझ लिया है और वे दूसरे लोगों से एक स्तर ऊपर हैं। फिर भी इस युवक ने उन्हें चूहे कहा। क्या बकवास है? उसे उन्हें अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? उसे मरना ही होगा। जुओ टिन लिहुआ ने वांग टेंग के साहस की प्रशंसा की। साथ ही वह भी अवाक महसूस कर रही थी। वह अभी भी दुष्ट कबीले के लोगों को क्यों भड़का रहा था? क्या वह उनकी स्थिति को नहीं समझता था? क्या वह जल्दी मरना चाहता था? उसने वांग टेंग को खींचा और उसे मौत की तलाश करने से रोकना चाहा। दुर्भाग्य से वांग टेंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और कहा, तुम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सच्चाई समझ ली है? तुम सिर्फ इसे अपनी मर्जी के मुताबिक करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। तुम जो काम करते हो वह नाले में रहने वाले चूहों से भी बदतर है। कम से कम वे कचरा खाते हैं, इसलिए वे अभी भी उपयोगी हैं। उनका प्रयोग प्रयोगों में भी किया जा सकता है। तुम्हारा क्या? तुम लोग अच्छा खाते हो, अच्छा रहते हो और हर जगह मुसीबत खड़ी करते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितने मासूम लोगों की जान ली है? अंत में तुम अपने बुरे कामों को छिपाने के लिए सत्य की खोज का सहारा लेते हो। हास्यास्पद। तुम्हें पता है, तुम्हें चूहा कहना चूहों का अपमान है। तुम चूहों से भी बदतर हो। तुम लोगों को चूहा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। वांग टेंग ने रुककर सबके चेहरे पर मुस्कान देखी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। जुओ टिन लिहुआ ने मुंह खोले उसे घूरा। इस आदमी की जीभ बहुत तीखी थी। इस पल वांग टेंग के लिए उसका सम्मान आसमान छू गया। बहुत प्रभावशाली। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई अन्य शब्द नहीं थे। अनेक दुष्ट कुलों से घिरे होने के बावजूद वह उन्हें शाप दे सकता था। और तो और उनके पास उसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुष्ट कबीले के लोगों के चेहरे पर भाव देखिए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुत्ते के स्टूल पर पैर रख दिया हो। उसे भी थोड़ा ताज़ा महसूस हुआ। हालांकि वे वांग टेंग को ऐसे घूर रहे थे जैसे वे उसे जिंदा ही खा जाना चाहते हों। ये थोड़ा डरावना था।
वह वांग टेन को एक उपनाम देना चाहती थी, मौत मांगने वाले भगवान। धत्तेरी की, जब तुम मरने वाले हो तो अभी भी क्यों चिल्ला रहे हो? बेटे, क्या तुम मरना चाहते हो? फैन क्वान ने दांत पीस लिए। उसे पकड़ो और जिंदा ही उसकी खाल उतार दो। उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए, एक और अभिभावक गुस्से में चिल्लाया। पोप भी क्रोधित थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे और उनकी आंखों में हत्या का इरादा था। चिंता मत करो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वांग टेन को डर नहीं लगा। उन्होंने उनके भावों की परवाह किए बिना अपना भाषण जारी रखा। तुम सब सिर्फ बुरे ही नहीं हो, तुम मूर्ख भी हो। झेनली कबीले को किसी गुप्त उद्देश्य से बनाया गया था। तुम में से ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं जानते। तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हें दूसरों के लिए एक हथियार बनने के लिए बहलाया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच के लिए ईमानदारी से लड़ रहे हो? तुम जरूर मूर्ख हो। सत्य, सत्य क्या है? इतिहास में महान लोग भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं कर पाते कि उन्होंने दुनिया का सत्य पा लिया है। क्या आपको लगता है कि आपको इसे समझने का अधिकार है? वांग टेंग ने अचानक देखा कि पोप उसे घूर रहा है, जैसे कि वह उसे अपनी निगाहों से मार डालना चाहता हो। जवाब में वांग टेंग ने अपनी उंगली उठाए और उसकी ओर इशारा किया। और तुम, जैनली कबीले के पोप, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक दुष्ट कबीले के नेता हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें ये सब बकवास विचार कहां से मिले जो तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तुम बेतरतीब लोगों का एक समूह इकट्ठा करते हो और हर जगह परेशानी खड़ी करते हो। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें अभी तक पीट पीट कर नहीं मारा गया है। लेकिन तुम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे। हम जल्द ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सभी लोग वांग टेन को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। उसे उन्हें कोसना तो ठीक था, लेकिन वह उनके पोप को भी डांट रहा था और उन पर उंगली उठा रहा था। क्या उसके पास स्टील की गेंदें थीं? पोप का चेहरा उदास हो गया। जब से वे पोप बने हैं, किसी ने उन्हें इस तरह डांटने की हिम्मत नहीं की थी। एक दुष्ट कबीले का नेता। क्या ये सौभाग्य की बात है कि उसे पीट पीट कर नहीं मारा गया? क्या आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे? पोप का चेहरा इस कदर बदसूरत हो गया मानो उसने कोई मक्खी खा ली हो। उसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठी। उसने अपने कानों की पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, तुम किस्मत को ललचा रहे हो। मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगा या नहीं, लेकिन तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दृष्ट, फैन क्वान आक्रोश से चिल्लाया। अहंकार करना छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत दिनों से डांटना चाह रहा था। बूढ़े कुत्ते, अगर तुमने फिर से भौंकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वांग टेंग की तीखी नजर फैन क्वान पर पड़ी। धमाका। फैन क्वान को लगा कि उस नजर से उसकी आंखों में एक भयानक हत्या का इरादा चुभ रहा है। इसने उसके दिमाग में चेतना को हिला दिया जैसे कोई आदमी पानी का कटोरा हिला रहा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अविश्वास में 3 कदम पीछे हट गया। वह आश्चर्य से वांग टेंग को देखता रहा। हाँ, पोप भी हैरान था। उसने उपहास किया, तो तुम अभी अपनी योग्यता छिपा रहे थे, लेकिन तुम बहुत भोले हो अगर तुम सोचते हो कि तुम मेरे सामने अहंकारी बन सकते हो। उसने अपना हाथ हिलाया। उसे ले जाओ। दुष्ट कबीले के लोगों ने आदेश सुना और एक साथ वांग टेंग की ओर बढ़ गए। लगातार हमले किए गए, जिससे वांग टेंग और ज़ुओटियन लिहुआ डूब गए, जैसे अंतहीन समुद्री लहरें तट पर टूट रही हों। धमाका। भयावह ताकतें फट गईं और इसका असर पहाड़ पर भी हुआ। जमीन पर जमी बर्फ हवा में उड़ गई और बिखर गई और नीचे तैरने लगी, मानो सच में बर्फबारी हो रही हो। दुष्ट कबीले के लोगों ने विस्फोट के केंद्र की ओर देखा। क्या वह मर गया था? क्या वह एक कागजी शेर था जो सिर्फ अपनी जबान का इस्तेमाल करना जानता था? क्या वह इतना कमजोर था कि वह पहले दौर के हमलों का सामना नहीं कर सका? धमाका। अचानक एक विस्फोट हुआ। फिर एक प्रकाश की किरण हवा में चमकी। उसे भागने मत दो, फैन क्वान चिल्लाया। वह अभी अभी वांग टेंग से डर गया था और इस बात से शर्मिंदा था। उसने चाहा कि वह उस बदमाश की जिंदा खाल उतार सके। इसलिए जब उसने वांग टेंग को उनके हमलों से बचते हुए देखा तो उसे लगा कि डरने की कोई बात नहीं है और वह बिजली की गति से आसमान में उड़ गया। अन्य दुष्ट कबीले के लोग उसके पीछे चले गए और वांग टेंग का पीछा करने लगे। केवल पोप ही उनके पीछे धीरे धीरे चल रहा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। बेटे, तुम भाग नहीं सकते। अभी आत्मसमर्पण कर दो। ये सही है। तुम चारों ओर से घिर गए हो। तुम बर्फ के पहाड़ से बाहर नहीं निकल पाओगे। दुष्ट कबीले के लोग चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगे।
वांग टेन घेरे से बचकर भाग निकला लेकिन अचानक रुक गया। तुम क्यों रुक गए? जल्दी करो और भागो। ज़ुओ टिन लिहुआ घबरा गई। उसने वांग टेन को खींचने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेन ने शांति से मुस्कुराते हुए उसकी पकड़ से खुद को मुक्त कर लिया। उसके चारों ओर नजर घुमाते हुए उसने शांत स्वर में कहा, तुम लोग कब तक छिपने की योजना बना रहे हो? वहां केवल सन्नाटा था। ज़ुओ टिन लिहुआ अवाक रह गई। उसने आसपास के माहौल को देखा और अचानक उसे याद आया कि उसके पास अतिरिक्त सैनिक हैं। हालांकि वे बहुत ज्यादा दुष्ट कबीले के लोग थे। अगर उनकी सेना आ भी जाती तो भी यह बेकार होता। वे फिर भी पकड़े जाते। उसका पीछा कर रहे दुष्ट कबीले के लोग अचानक रुक गए और असमंजस में इधर उधर देखने लगे। NOWELL-BE-IN.CO। क्या इस आदमी के पास अतिरिक्त हथियार थे या फिर वह दिखावा कर रहा था? पोप के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। उन्होंने आसपास के क्षेत्र को किसी सुराग के लिए देखा। तभी बर्फ के पहाड़ के पीछे 3 बड़े युद्धक जहाज धीरे धीरे हवा में उठे और सभी की नजरों में आ गए। उसी समय उन युद्धयानों पर मजबूत आभा वाले आकृतियां दिखाई दी। ये आभाएं कम से कम 4 सितारा सैनिक स्तर की थीं, जिनमें से कुछ उससे भी अधिक थीं। वे युद्धयान से उड़कर हवा में खड़े हो गए। दुष्ट कबीले के लोग जब योद्धाओं को देखकर भयभीत हो गए। फैंग क्वान और अन्य अभिभावक अचंभित रह गए। वे तीनों युद्धक जहाजों पर लगे प्रतीकों को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते रहे। जुआनवू ट्रूप, काली गौरैया सेना, क्रिम्सन टाइगर ट्रूप। उनके मुख से अविश्वास की चीखें निकल पड़ीं। इन तीनों सेनाओं के शक्तिशाली योद्धा यहाँ कैसे आ गए? उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन अंततः उन्हें इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। झेनली कबीला मिल गया था। दुष्ट कबीले के लोग पीले पड़ गए। उन्हें एक बुरा पूर्वाभास हो गया था। जैनली कबीले का गुप्त और अच्छी तरह से छिपा हुआ ठिकाना खोज लिया गया था। अब उन्हें क्या करना चाहिए? हर कोई चिंतित और परेशान था। हा, वांग टेन, क्या तुम उनके साथ और खेलना नहीं चाहते? तुमने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? झो जुआनवू की हंसी पहाड़ों में गरज की तरह गूंज उठी। मैंने बहुत मजा ले लिया है। अब समय आ गया है कि माहौल को साफ किया जाए, वांग टेन ने हताशा में जवाब दिया। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका फिगर और रूप बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह अपने पुराने रूप में आ गया। यह ज्यादा आरामदायक लगता है। मेरा अपना चेहरा हमेशा बेहतर रहता है। वांग टेन ने अपना गाउन उतार दिया, जिससे उसके नीचे मार्शल योद्धा की वर्दी दिखाई देने लगी। उसने अपनी पीठ को फैलाया। चीफ कमांडर सोंग वानजियांग, झू चेंगवांग और अन्य डिप्टी कमांडर उसके पीछे आए और एक स्वर में सलामी दी। उन्होंने ब्लैक स्पैरो ट्रूप जनरल क्लोक को उसके कंधों पर रख दिया। ये हवा में नाच रहा था और फड़फड़ा रहा था। क्लोक पर दिव्य काली गौरैया जीवित हो गई थी, आकाश में चीख रही थी। ब्लैक स्पैरो ट्रूप का मुख्य कमांडर। सभी दुष्ट कबीले के लोग वांग टेन को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई भूत हो। उन्होंने उसे एक सामान्य दिखने वाले दुष्ट कबीले के व्यक्ति से एक सुंदर और प्रभावशाली युवक में बदलते देखा। सामान्य लबादा पहने हुए वह असाधारण लग रहा था। उसकी निगाहें तीव्र थीं और उसकी आंखों में आंखें डालना असंभव था। क्या ये वही बकवादी हमलावर था जो सबको डांट रहा था? अंतर थोड़ा बहुत बड़ा था। NOWELL-BE-IN.CO। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उनके पोप को श्राप देने का साहस किया। कुछ लोग प्रबुद्ध थे, यही उनके आत्मविश्वास का स्रोत था। वह एक सेना का प्रधान सेनापति था। कितना ऊंचा पद था उसका। फिर भी यही कारण था कि उन्हें ये और भी अविश्वसनीय लगा। एक आक्रमणकारी जिसका पीछा उन्होंने किया था, वह ब्लैक स्पैरो ट्रूप का मुख्य कमांडर कैसे हो सकता है? उनमें से किसी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। ये बहुत ही अवास्तविक था, खासकर जब उन्होंने वांग टेन के युवा चेहरे को देखा। वे हैरान रह गए और लंबे समय तक अपना संयम वापस नहीं पा सके। इतनी कम उम्र में वह चीफ कमांडर कैसे बन गया, ये समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि दुनिया के बारे में उनकी समझ खत्म हो गई है। क्या वे इतने लंबे समय से वास्तविक दुनिया से संपर्क खो चुके थे कि वे अब हाल की घटनाओं को नहीं समझ पा रहे थे? फैंग क्वान भी अवाक रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे याद आया कि उसने वांग टेन को मारने के बारे में क्या कहा था। उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसके पीछे थोड़ी दूर पर फैंग हुआ का चेहरा घिनौना हो गया था। जब वांग टेन ने उसे हवा में मुक्का मारा तो उसे अपमानित महसूस हुआ और वह बदला लेना चाहता था। वह वांग टेन से बहुत नफरत करता था।
पहले तो उसके पास मौका था। वांग टेंग सिर्फ एक आक्रमणकारी था, इसलिए उसे लगा कि वह उनके घेरे से बचकर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वांग टेंग से निपटना आसान नहीं था। वह एक सेना का मुख्य कमांडर था। उसके सामने वह कुछ भी नहीं था। उसे बदला लेने की बात करने का कोई अधिकार नहीं था। वह भाग्यशाली होगा अगर वांग टेंग आकर उसे न ढूंढे। वे अकेले नहीं थे, बल्कि पोप भी आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग की पहचान में अचानक परिवर्तन हुआ। वह भी अचंभित था। आक्रमणकारी एक मुख्य सेनापति था। इसके अलावा उनके रुख को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे मुसीबत मोल लेने आए थे। ये संभवतः झेनली कबीले के सामने इतिहास का सबसे बड़ा खतरा था। अगर वे इस पर काबू पा लेते तो झेनली कबीले की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ जाती। यहां तक कि जिया देश की 3 बड़ी सेनाएं भी उनसे नहीं निपट सकती। भविष्य में कौन सा बड़ा देश उन्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत करेगा। लेकिन अगर वे हार गए तो खेल खत्म हो जाएगा। झेनली कबीला गायब हो जाएगा और इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। इस मार्शल आर्ट के युग में वे जल्दी ही भूल जाएंगे और कोई भी उन्हें कभी याद नहीं रखेगा। पोप का चेहरा उनके आसपास की बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने वांग टेंग और झो जुआनवू को घूर कर देखा। दोनों गुट आमने सामने थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। युद्ध आसन था। जुओटियन लिहुआ एक तरफ खड़ी थी और वांग टेंग और जैनली कबीले के बीच आगे पीछे देख रही थी। वह लंबे समय तक अपना संयम वापस नहीं पा सकी। इस व्यक्ति की पहचान आश्चर्यजनक थी। उसने सोचा कि वह एक छोटे से संगठन से संबंधित है जिसके अधीन कुछ लोग हैं, लेकिन ये पता चला कि यह कुलीन मार्शल योद्धाओं से भरी 3 टुकड़ियां थीं। आगे देखने पर वहां कम से कम कुछ हजार शक्तिशाली मार्शल योद्धा थे। इतनी शक्तिशाली ताकत किसी भी देश में उथल पुथल मचाने के लिए काफी थी। फिर भी वे यहां दिखाई दिए और वांग टेंग उनमें से एक का मुख्य कमांडर था। यह अविश्वसनीय था। जुओटियन लिहुआ ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। कम से कम उसकी जान तो बच गई। बस एक अजीब बात थी कि वह किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं थी। उसके लिए किसी भी तरफ जाना अजीब था, इसलिए वह एक कोने में छिप गई और उन्हें ध्यान से देखने लगी। ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ। इस समय झेनली कबीले के पोप की ओर से एक सख्त और दृढ़ आवाज आए, झेनली कबीले के सभी सदस्य युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट कबीले के लोग हैरान थे। उन्हें पता था कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कई अलग अलग गुट उन्हें खत्म करना चाहते थे। वे सुरक्षित रूप से निकल नहीं पाएंगे, इसलिए वे पीछे नहीं हट सकते थे। वे केवल अपनी मृत्यु तक लड़ सकते थे। दुष्ट कबीले के लोगों के चेहरों पर पागलपन की झलक थी। हर कोई, ये झेनली कबीले के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम अपने सपनों को साकार करने की अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं या नहीं, यह इस चुनौती पर निर्भर करेगा। जो कोई भी हमें रोकता है वह हमारा दुश्मन है। उन्हें मरना होगा और हम सच्चाई को अपने हाथों में लेकर दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्ष करेंगे। झेनली अमर रहे, हमारा वंश अमर रहे। पोप ने अपनी मनमोहक आवाज से भीड़ को उत्तेजित किया। दुष्ट कबीले के लोगों ने जब उसकी बातें सुनी तो वे और भी पागल हो गए। वे कट्टर प्रशंसकों की तरह जयकारे लगाने लगे और चिल्लाने लगे, झेनली अमर रहे, हमारा वंश अमर रहे। झेनली अमर रहे, हमारा वंश अमर रहे। झेनली अमर रहे, हमारा वंश अमर रहे। झेनली कबीले के लिए लड़ो। चाहे कुछ भी हो, लड़ते रहो। चाहे कुछ भी हो, लड़ते रहो। सभी दुष्ट कबीले के लोग पागल हो गए थे। वे अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए अपनी आंखों से खून से लथपथ थे। एक पल के लिए उनकी दहाड़ ने धरती को हिला दिया और सभी को चौंका दिया। अचानक अराजकता के बीच एक गर्जना गूंज उठी, बकवास, मौन। झेनली कबीले की जय जयकार अचानक बंद हो गई। सभी दुष्ट कबीले के लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई उनका गला पकड़ रहा है। वे कोई आवाज नहीं निकाल पा रहे थे। झो जुआनवू और अन्य लोगों ने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। वह वही था जिसने चिल्लाया था। इस आदमी ने कभी भी स्क्रिप्ट का पालन नहीं किया। झो जुआनवू और जियाओ नानफेग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि प्रभाव अच्छा था, भले ही तरीका थोड़ा कठिन था। उनके हाव भाव देखिए। कुछ देर पहले वे खुशी से चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वे सभी बेवकूफ लग रहे थे। झेनली कबीले ने जघन्य अपराध किए हैं। उन्हें खत्म कर देना चाहिए। झो जुआनवू ने मौके का फायदा उठाया और जोर से चिल्लाया, मारना, मारना, मारना। तीनों सेनाओं के योद्धा एक साथ दहाड़ने लगे। शक्तिशाली मारक शक्ति दुष्ट कुलों की ओर बढ़ी।
युद्ध से पहले नेताओं को सबसे पहले मनोबल बढ़ाने की जरूरत होती है। सेना के मार्शल योद्धा हमेशा यही करते थे। धमाका। दुर्भावनापूर्ण आभा एक ब्लेड की तरह कट गई। चाहे झेनली कबीला कितना भी पागल क्यों न हो, ये शक्तिशाली हत्या का इरादा उनके मनोबल को बर्फ की बाल्टी की तरह डुबो देगा। कई दुष्ट कबीले के लोग कांप उठे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे भागना चाहते थे। ज्यादा शक्तिशाली लोग भी गंभीर दिख रहे थे। उनके दिलों में पीछे हटने के विचार जन्म ले रहे थे। वे इस पहले दौर के टकराव में हार चुके थे। वे लड़ाई जारी कैसे रख सकते थे? मारना। झो जुआनवू और अन्य लोगों ने उन्हें संकोच करने का कोई मौका नहीं दिया। उसके आदेश पर सभी मार्शल योद्धा जंगली जानवरों की तरह दुष्ट कबीले के लोगों पर टूट पड़े। उन्हें झेनली कबीले से बहुत नफरत थी। उनके कई दोस्तों और परिवारों को उनके द्वारा मार दिया गया था। दुश्मनी बहुत बड़ी थी, इसलिए उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने अपने हथियार उठाए और दुष्ट कबीले के लोगों पर जानलेवा हमले किए। वे बेहद निर्दयी थे। वांग टेंग, एक तरफ हटो। तीनों सेनाओं के योद्धा दुष्ट कुलों की ओर बढ़े। वे शक्तिशाली और अनुभवी सैनिक थे जो कई लड़ाइयों में बच गए थे। युद्ध के अनुभव के मामले में दुष्ट कुलों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। पूफ पूफ पूफ। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद दुष्ट कबीले के ज्यादातर लोग मारे गए। हर जगह हथियारों के शरीर पर वार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर जगह ताजा खून बिखरा हुआ था। बेशक पीड़ा की चीखें भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती, फिर भी किसी ने उनसे सहानुभूति नहीं दिखाई। उनके हाथ खून से सने हुए थे और उनकी मौत पर कोई अफसोस नहीं था। उन्हें मौके पर ही मार देना उनके लिए दया थी। आकाश में वांग टेंग, झो जुआनवू और जियाओ नानफेक जेनली कबीले के पोप के साथ लड़ रहे थे। एक खतरनाक धुंधली आभा ने उन्हें घेर लिया। उनके आसपास के मार्शल योद्धा और दुष्ट कबीले के लोग उनके बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी। NOWELLBEIN.CO। उनके आसपास कुछ 100 मीटर के दायरे में कोई नहीं था। झेनली कबीले के पोप जनरल स्टेज के शिखर पर पहुंच गए हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया हो। सावधान रहें। वांग टेंग ने अन्य दो मुख्य कमांडरों को याद दिलाने के लिए वॉयस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। एक कदम और आगे बढ़ा। वे दोनों चौंक गए। वे समझ गए कि वांग टेंग का क्या मतलब था। सामान्य चरण क्षेत्र में हर मार्शल योद्धा क्षेत्र में ऊपर चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। हालांकि पृथ्वी पर मार्शल योद्धा केवल सामान्य चरण तक ही पहुंच पाए थे और दूसरे स्तर तक पहुंचने का रास्ता खोज रहे थे। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण थी कि वे ये कदम उठा सकते हैं या नहीं। एक प्राकृतिक खाई ने दोनों क्षेत्रों को अवरुद्ध कर दिया। वे सभी इस खाई को पार करने का रास्ता खोज रहे थे। अगर पोप ने पहले ही रास्ता खोज लिया है तो उन्हें सावधान रहना चाहिए। झो जुआनवू और जियो नानफेंग गंभीर हो गए। पोप ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, मुझे मानना होगा कि आप लोगों में अद्भुत प्रतिभा है जो इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। आपको हमारी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। ये बेकार है। हमारे अपने सिद्धांत हैं। आप चाहे जो भी कहें, हम आपको जाने नहीं देंगे, वांग टेंग ने कहा। वी पोप। अचानक उसके माथे पर एक नस उभर आई। इस बदमाश के दिमाग में क्या गड़बड़ है? क्या वह उनकी चापलूसी कर रहा था? ये कैसी समझ थी? वह क्या सोच रहा था? क्या वह मूर्ख था? पोप ने अपने भड़कते क्रोध को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। झो जुआनवू और जियाओ नानफेग ने भी वांग टेंग को एक अजीब नजर से देखा। पोप ने ऊंचे और शक्तिशाली स्वर में बात की, फिर भी वांग टेंग ने ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे अनुग्रह प्राप्त कर रहा हो। टिप्पणीकार अपने विरोधियों की चापलूसी करने वाला व्यक्ति बन गया। At first, they were a little infuriated by the Pope's tone. As chief commanders, they felt that the Pope didn't have the right to comment on them. But now, their anger had disappeared completely. They even found the situation a little funny. As expected of a young and foolish man, the Pope said calmly as he looked at Wang Teng. You're right. I'm young, unlike you who already has one leg in the grave. I'll send your other leg into it later. You don't have to thank me, Wang Teng replied. Silence. Infuriating. The Pope of the Zhenli clan felt his head hurting a little. No, it was extremely painful. His face turned gloomy, and a long sword appeared in his hand. It gave off a sharp glint. Since you're so eager to die, I'll fulfill your wish, the Pope snapped back. The instant he finished speaking, he disappeared on the spot.
Be careful. Zhou Zuawu and Xiao Nanfeng's expressions changed. They took out their weapons and scanned their surroundings vigilantly. Slash. SV. A soft sound echoed in the space. A pale white sword glow appeared in front of Wang Teng and chopped down on his head. This sword was so fast that it almost couldn't be seen clearly. It flashed like a bolt of lightning. The Pope's face appeared behind the sword glow. However, Wang Teng didn't evade the attack. He looked at the sword glow and even dashed toward it. The next instant, a large weapon appeared in his hand, creating a sonic boom as he waved it. A dazzling golden sword glow shot out of it. Boom! The two sword glows collided in midair and shattered with a loud bang. The force explosion formed a gully that swept over the entire area. The Pope's expression froze. This young lad's ability wasn't right. When he exchanged blows with him in the past, he managed to injure him until he vomited blood. He thought that his ability was at most at the 11-star general stage, but from the looks of it now, it was all an act. Are you surprised? Did I stun you? Wang Teng sniggered. The Pope was frustrated. He felt that Wang Teng had fooled him. The anger he had forcefully suppressed earlier came bubbling up again. Boom, boom, boom. A series of explosions suddenly came from afar. The Pope glanced around him and squinted. Most of the evil clansmen were brutally slaughtered. However, more reinforcements were rushing out from the mountains and joining the intense battle. After all, this was the base of the Zhenli clan. All the members of the clan were gathered here. Their numbers were frightening. Also, there were formidable warriors in the Zhenli clan too. There were more than 10 general stage martial warriors. Their ruthlessness was ignited during the massacre, and they turned crazy. They started fighting with the troops without any fear of losing their lives. In an instant, the Zhenli clan started to turn the tides around. The three chief commanders' expressions changed slightly. It looks like the winner is still undecided. The Pope suddenly smiled and said, "Humph, Zhou Zuanawu ने नाक भान सिकोड़ी। समय बर्बाद करना बंद करो और इस दुष्ट आदमी को मार डालो।" उसके चारों ओर की शक्ति भड़क उठी। उसने अपना ब्लेड पकड़ा और पोप पर वार कर दिया। मार डालो। वांग टेन की नजर भी तेज हो गई। वह आगे बढ़ा। शियाओ नानफेंग भी उनके पीछे पीछे आ गए। उन्होंने पोप को घेर लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि पोप एक दुर्जय व्यक्ति थे। तीनों का सामना करने के बावजूद उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। अचानक उसने एक रास्ता खोज लिया और अपनी तलवार बाहर निकाली, जिससे वांग टिंग और झो जुआनवू पीछे हट गए। उसी समय उसने अपनी मुट्ठी खोली और जियाओ नानफेग पर मुक्का मारा। फफ! जियो नानफेग ने मुंह भर खून उगल दिया और रेत की बोरी की तरह बाहर उड़ गया। झो जुआनवू और वांग टिंग चौंक गए। उन्होंने जल्दी से पोप को रोक दिया ताकि वह जियाओ नानफेग का पीछा न कर सके। हटो! पोप गुस्से में था। उसका चेहरा बर्फीला हो गया और उसने अपने हाथ में तलवार को काट दिया। तलवार की एक जबरदस्त आभा बाहर निकली जो वांग टिंग और झो जुआनवू की ओर बढ़ रही थी। इस हमले की ताकत सामान्य अवस्था के चरम पर थी। एक सामान्य मार्शल योद्धा इसे संभाल नहीं सकता था। वांग टिंग, हटो! झो जुआनवू के चेहरे पर एक बदलाव आया। वह वांग टिंग के सामने पहुंचा और अपना ब्लेड उसके सिर के ऊपर उठा लिया। ब्लेड की एक भयावह आभा आसमान में उड़ गई। जब उसने अपना ब्लेड नीचे फेंका तो ब्लेड की चमक कुछ 100 मीटर तक फैल गई।